हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है फ्रॉम रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। लास्ट क्वेश्चन में हमने मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। यहाँ पे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट है, काफी लेंदी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट का एक रॉ डायग्राम के साथ में। तो यहाँ पे देखो क्या बता रखा है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। हमने क्या लिया था, जनरली द थिन फॉइल ऑफ हैवी एटम्स लाइक गोल्ड और प्लेटिनम वाज टेकन, हैव बीन यूज्ड टू बी बम्बार्डेड बाय द अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हैवी एटम की शीट की जगह अगर हमने कोई थिन फॉइल ली होती किसी लाइट एटम की, जैसे कि एल्यूमिनियम की एटसेट्रा इज यूज्ड, व्हाट डिफरेंस वुड इट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द अबव रिजल्ट्स। मतलब जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, रदरफोर्ड्स के जो रिजल्ट है उसमें क्या फर्क आता अगर उन्होंने गोल्ड या प्लैटिनम जैसे हैवी एटम की जगह पे अगर एल्यूमिनियम जैसा कोई हल्का फुल्का एटम लिया होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है। तो आप जानते हो कि जो मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम गोल्ड की कंपेयर करें तो काफी 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 ज्यादा है मास ऑफ एल्यूमिनियम से। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क है इनके। आप एग्जैक्टली इनके एटॉमिक मासेस जो एक बार पीरियोडिक टेबल से चेक कर लेना, बट आप जानते ही हो कि इनकी पोजीशन के हिसाब से दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट और ये एल्यूमिनियम क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, और वो भी पीरियड नंबर थर्ड का। ठीक है, तो इसका मास डेफिनेटली काफी कम है, राइट। अब देखो बात आती है किसकी कि क्या फर्क हो जाता अगर हमने गोल्ड की जगह पे एल्यूमिनियम को यूज किया होता या रदरफोर्ड ने यूज किया होता। तो ये एक रफ डायग्राम है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का जो कि आप लोगों ने देख रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक थिन शीट ली थी। ठीक है, थिन थिन शीट ली थी, मतलब एक पतली सी शीट आपने ली थी किसकी, गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड की शीट आप लोगों ने देखा होगा जो घरों में जो मिठाइयां बनती हैं, या फिर जब आप बाहर से कोई बहुत ही आपके घर में कोई बहुत ही बड़ा मेहमान आने वाला होता है तो आप ऐसी मिठाइयां लेकर आते हैं जिसके ऊपर गोल्ड की फॉइल लगी हो, है ना। देखा होगा आपने, पतली सी शीट होती है, जैसे काजू कतली है तो काजू कतली के ऊपर वो जो पतली पतली सी वो चांदी की शीट तो देखो बहुत बार होती है, लेकिन अगर बहुत स्पेशल अगर मेहमान हो तो आप क्या लगवाते हो, गोल्ड की शीट लगवाते हो। ठीक है, तो ये जो गोल्ड की शीट होती है, इसी शीट की बात हो रही है, वो कितने थिन होती है, राइट। लेकिन जो उसके अंदर एटम प्रेजेंट है, यानी कि जो गोल्ड है, वो खुद उसका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है, हालांकि शीट काफी पतली सी होती है। तो हमने इसको यूज किया था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। तो इसमें उन्होंने क्या प्रूव किया था कि जो मोस्ट ऑफ द लाइंस हैं, जब उन्होंने एक्चुअली हीलियम 2 4, ठीक है, ये होते हैं आपके अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली हीलियम के 2+ आयंस होते हैं, मतलब इसी हीलियम के ऊपर अगर 2+ चार्ज हो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए तो उस पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इन अल्फा पार्टिकल्स का जो स्पीड होता है ना, वो काफी ज्यादा होता है। तो इन अल्फा पार्टिकल्स को एक्चुअली बम्बार्ड किया गया इस थीन शीट के ऊपर। तो जब इनको बम्बार्ड किया तो देखा गया कि इनमें से कुछ लाइंस, चलो लाइन से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैक्सिमम लाइंस तो ऐसी थी जो कि स्ट्रेट वे यहाँ से निकल गई थी, मतलब इनके अंदर ना कोई डिफ्लेक्शन हुआ ना कोई रिफ्लेक्शन, कुछ भी नहीं, जैसी गई जैसा छोड़ा वैसे की वैसे निकल गई मैक्सिमम लाइंस। उसके अलावा काफी सारी लाइंस ऐसी थी जो कि डिफ्लेक्ट हो गई थी। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गई किसी एंगल के साथ में, कुछ एंगल के साथ में ये डिफ्लेक्ट हुई, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई। और बहुत कम लाइंस ऐसी थी जो कि वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी। तो इसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, वो मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ। उन्होंने कंक्लूड किया कि जो स्ट्रेट लाइन जहां से निकली है ना, तो इसका मतलब कि जो मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी है। ठीक है, इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि मैक्सिमम स्पेस एटम के अंदर एम्प्टी होता है। जो पार्ट डिफ्लेक्ट हो रहा था उससे उन्होंने कहा कि क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, देखो 2+ चार्ज है ना, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब से होके गुजरे होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस और जो आपके अल्फा पार्टिकल है उनके बीच में जरूर पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन हुए होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस है जहां से कि वो रिफ्लेक्ट क्या हुए होंगे, रिपेल हुए होंगे। उसके बाद में कुछ जो लाइंस हैं वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो गई थी। तो इससे उन्होंने कहा कि बेसिकली जो सेंटर होता है ना, सेंटर में क्या है, मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर में एक मास कॉन्सेंट्रेटेड है जो कि काफी डेंस है। तो जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स वहां जाके स्ट्राइक करेंगे तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और बजाय इसके क्योंकि वो बहुत डेंस है तो वो वापस से उनको धक्का मार देगा और वो पीछे पुश बैक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंक्लूजन उन्होंने फाइंड आउट किए, और इसके लिए इन्होंने यूज किया था गोल्ड एटम की फॉइल को, और जो कि काफी हैवी होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमने इसकी जगह पे एक एल्यूमिनियम जैसे एटम की शीट को लिया होता, एल्यूमिनियम की अगर हमने थिन शीट को लिया होता तो क्या फर्क पड़ जाता। तो एक्चुअली फर्क ये पड़ जाता कि ये बहुत लाइट होता। देखो लाइट होने से क्या मतलब है, लाइट होने का मतलब है कि भाई इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम होगा।
राइट। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है कम होगा, और आप जानते हो सॉरी मॉलिक्यूलर क्या है, यहाँ पे एटम है तो इसका एटॉमिक मास कह दो, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कम होगा। अब जब एटॉमिक मास कम है तो एटॉमिक मास का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो इसका मतलब जो प्रोटॉन्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना न्यूक्लियस के ऊपर, वो भी इसमें कंपैरेटिवली कम होगा, जो कि गोल्ड के केस में बहुत ज्यादा था। इसी वजह से रिफ्लेक्शन बैक और डिफ्लेक्शन, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये आपको देखने को इफेक्टिवली देखने को मिल गई। बट अगर मान लो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम जैसा हल्का फुल्का एलिमेंट के शीट उन्होंने ली होती, तो क्योंकि ये जेड इफेक्टिव या ये जो चार्ज है ये काफी कम होता, तो जितना क्लियरली आप रिफ्लेक्शन बैक या डिफ्लेक्शन यहाँ देख पा रहे हो उतना प्रॉपरली आप उसको नहीं देख पाते। तो रदरफोर्ड हो सकता है उस पॉइंट को मिस कर देते या उसको वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, जो कि वो यहाँ पर कर पाए गोल्ड एटम के केस में। और इसी वजह से एक नई डिस्कवरी न्यूक्लियस की उन्होंने कर डाली। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई हल्का फुल्का एटम होता तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का इतना ज्यादा नहीं होता, तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं 1 और 2 ये इतना प्रॉपर तरीके से नहीं देखने को मिलती, तो शायद वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते और शायद ये एक्सपेरिमेंट जो है ये फेल हो जाता, और मे बी उन्होंने इसकी जगह पे कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा। इज दैट क्लियर? तो मेन जो हमारा रीजन है वो है जेड इफेक्टिव का, या फिर जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड द न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? तो ये कहानी आपको देखने को मिलती इस केस में। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आप चाहे तो यहाँ से टेक्स्ट में भी इसका एक बार आंसर देख सकते हैं, तो आपको जो जो भी मैंने बताया मोटा मोटा उसका कुछ कुछ आइडिया आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। क्लियर है? हालांकि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, सो आई एम श्योर कि आपको समझ में तो पॉइंट आ ही गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, पूरी तरह से थियोरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।